नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीआर, एनआरसी और सीएए के बारे में। क्या है एनपीआर, एनआरसी और सीएए, क्या बेसिक डिफरेंस है इनमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्विज को लगाएंगे और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट का सेशन है। यानी कि कुल मिला के ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि आखिर में ये है क्या। ये नए भारत का नया नागरिक शास्त्र है और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी को इनकी सटीक और सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एनपीआर, यानी जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी कहा जाता है। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि भारत में रहने वाले लोगों का ये एक रजिस्टर है। यानी कि हम लोगों ने देखा एनपीआर, यानी जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है, हिंदी में इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहा जाता है। ये एनपीआर भारत में रहने वाले स्वाभाविक नागरिकों का एक रजिस्टर है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भारत में रह रहे स्वाभाविक नागरिकों का एक रजिस्टर का अर्थ क्या है। और भारत आपको पता है कि कई लोगों का समावेश है, यानी कई विदेश से आए लोग भी भारत में रह रहे हैं। तो क्या उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा? तो सही उत्तर है हाँ दोस्तों, भारत में जितने लोग अभी रह रहे हैं उन सभी को इनमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो भारतीय हो या विदेश से आए कोई नागरिक हो। बट कंडीशन ये रहेगा कि वो कम से कम भारत में 6 महीने से ज्यादा समय तक रह रहे हो, तभी उनको इस एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। अब इसमें ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसे तैयार किया जाएगा। इसे नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल के तहत तैयार किया गया। 2003 के प्रावधानों के तहत इस रजिस्टर को तैयार किया गया है। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे भारत में लागू किए जाने की बात कही जा रही है। तो इसमें हर देश के पूरे जितने भी नागरिक हैं उनकी पहचान वो अन्य जानकारियों के आधार पर एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। अब इस डाटाबेस का फायदा क्या होगा, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको ये पता चल पाएगा कि उस योजनाओं को कैसे फ्रूटफुल किया जा सके, यानी उस योजनाओं के लिए कितने पब्लिक है और कैसे उनको सही हर पर्सन तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए भारत में रह रहे सभी नागरिकों का सही से डाटाबेस मिलना बहुत जरूरी है और इस कारण से ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि इनको किस कानून के तहत बनाया जा रहा है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंतर्गत जो है इसे बनाया जा रहा है। अब इनमें आपको किस किस तरह की जानकारियां देनी होगी। इसमें एक सरकारी कर्मचारी आपके घर आएगा और आपका नाम, परिवार के मुखिया से आपका संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम अगर विवाहित है, लिंग, जन्म तिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थानीय पता, व्यवसाय, ये सारी डिटेल आपसे लेगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और ये सारी डिटेल आपसे ली जाएगी और वो कोई भी लिखेगा नहीं। उसके लिए ऑलरेडी एक ऐप बनाया गया है, उस ऐप के माध्यम से सारी डिटेल जानकारी सरकार तक पहुंचेगी ताकि सरकार हर नई योजनाओं को उसके आधार पर तैयार कर सके, ताकि हर व्यक्ति को उस योजनाओं का लाभ सही सही मिल सके। इसके लिए सरकार द्वारा 8,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात आती है नेक्स्ट सीएए की। अभी तक हम लोगों ने देखा एनपीआर को, अब बात करते हैं सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्विज के माध्यम से चीजों को, प्रश्नों को और ज्यादा क्लियर करेंगे, बट एक ओवरऑल जानकारी पहले ले लेते हैं। सीएए यानी जिसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध,
सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की बात की गई है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन से देश शामिल किए गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन तीनों देश से आए कौन से धर्म के लोग, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारतीय नागरिकता दे जाने की बात की गई है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। मोटे तौर पे बात यही है कि इनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी क्योंकि इनको उस देश में प्रताड़ना की गई है धार्मिक आधार पर, ये बात कही गई है। अब सीएए के नए विधेयक के अंतर्गत ये प्रावधान है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो अब वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। पहले इसके लिए 11 साल का प्रावधान था, यानी पहले 11 साल तक भारत में कोई रह रहा है तभी उसे भारतीय नागरिकता मिलती, बट अब उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अब इसके लिए भी एक डेट फिक्स किया गया है कि जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014, डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब उनको भी भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन किया जा सकेगा या तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पेश किया गया, राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था, ध्यान रखिए। इसके अलावा 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसमें स्वीकृति प्रदान कर दी थी और ये विधेयक एक अधिनियम में परिणत हो गया था। किसी भी अधिनियम के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ती है, तो ये डेट आप लोग 3 डेट ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष बात की गई है कि इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान रखिए। बट इसका कारण क्या है? इसका कारण ये बताया गया है कि आप अगर अभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें शामिल किसको किया गया है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन से जाति को, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया है। एक बात आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही एक इस्लामिक कंट्री है और ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है इसलिए इन तीनों देशों में किसी भी मुस्लिम के ऊपर कोई धार्मिक अत्याचार नहीं हुआ है, इसी कारण से इस सीएए में मुस्लिमों को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ये सरकार का तर्क है। इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया है, एज ए इंडियन सिटीजनशिप देने की बात की गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनआरसी के बारे में। ये बहुत चर्चे में है, भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, फुल फॉर्म याद रखिए आप लोग। ये असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मूल रूप से जो भारतीय है उनके ऊपर फोकस्ड करने की बात की गई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले असम से की गई थी, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर सबसे पहले 1951 में तैयार किया गया था। 31 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। अब ये है क्या, इसमें जो भारतीय है और जो विदेशी है, इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई है इस एनआरसी के जरिए। यह रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो देश के वैध नागरिक है यानी इंडियन सिटीजन है, उनके लिए एनआरसी है। इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। अब तीनों में बेसिक डिफरेंस एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा, पहला एनआरसी, दूसरा सीएए और तीसरा एनपीआर, 3 चीज़ों को देखा। क्या बेसिक डिफरेंस है? सबसे पहले एनआरसी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसमें केवल भारतीय नागरिकों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई है। यह रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो देश के वैध नागरिक है, ठीक है। इसके लिए इसे सबसे पहले असम में लागू किया गया। नेक्स्ट है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए
प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाने की बात की गई है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून में। क्लियर है। तीसरा है एनपीआर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये क्या है? ये रजिस्टर देश में रहने वाले सभी नागरिकों की जानकारी दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। जैसे एक क्लासरूम में एक रजिस्टर होता है कि कितने स्टूडेंट है, चाहे वो रजिस्टर वो वहाँ के हो, चाहे बाहर के हो, या देश के हो या विदेश के हो, ये डिपेंड नहीं करता है। उस रजिस्टर में स्कूल के सभी नागरिकों का, सभी स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा रहता है। सिमिलरली इस एनपीआर में देश में रह रहे सभी नागरिकों के बारे में डेटा रहेगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। इसके लिए 6 मंथ की एक टाइम लिमिट दी गई है। 6 मंथ से ज़्यादा अगर वो भारत में स्टे कर रहे हैं तो उनका एनपीआर करना जरूरी है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर में क्या अंतर है। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट क्विज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा, और अंत में आप लोगों के लिए एक क्विज का टेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, क्विज के माध्यम से चीजों को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे लाइक, शेयर और सपोर्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, और ज्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए, ताकि अब सभी पता चल सके कि आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा। क्या आप तैयार है दोस्तों? चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीएए। पहला प्रश्न आपके सामने है, सीएए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन कानून और इंग्लिश में इसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर है 10 जनवरी 2020 को भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू किया गया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 126वां संशोधन था लोकसभा में पास होने वाला नागरिकता संशोधन बिल। नेक्स्ट, एनपीआर किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत एनपीआर आता है। नेक्स्ट, किस राज्य को एनपीआर से बाहर रखा गया? तो करेक्ट आंसर है असम को। चूंकि एनआरसी कुछ दिन पहले ही लागू हुआ असम में, इस कारण से असम राज्य को एनपीआर से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट बताइए। वेरी गुड, एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर है असम में। असम में सबसे पहले एनआरसी लागू किया गया। इसमें मैक्सिमम जो बांग्लादेशी है वो एंटर हुए थे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भारत के वैध नागरिक कौन कौन है, इनके लिए एनआरसी को लागू किया गया था असम में सबसे पहले। नेक्स्ट, एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या तो जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहा जाता है, एनपीआर का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? यानी भारत में किस तरह की सिटीजनशिप का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर है एकल, यानी भारत में केवल एकल नागरिकता मिलती है। कई देश में दोहरी नागरिकता मिलती है, यानी एक तो केंद्र की तरफ से मिलती है, दूसरी राज्य की तरफ से मिलती है, बट भारत में केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है? तो करेक्ट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाने की बात की गई है। इनमें 3 देशों को शामिल किया गया है। कौन से देश है आप फटाफट कमेंट करते रहिए मुझे।
नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की जा रही है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 14। नागरिक संशोधन बिल के द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात की जा रही है। अब डेफिनेटली मन में प्रश्न आएगा कि सर ये आर्टिकल 14 है क्या? तो आपको बता दूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या तो भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समक्ष संरक्षण से इनकार नहीं कर सकती है, और ये जो CAA है उनको समानता के अधिकार के विरुद्ध माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में बताया गया है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास किया गया। नेक्स्ट, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो 11 दिसंबर को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास किया गया। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा में इसे अमित शाह ने पेश किया था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा में कुल 391 यानी 391 बिल पड़े थे। पहले इसे CAB यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहा जाता था, बट बाद में ये एक्ट बन गया पास होने के बाद, इसीलिए इसका नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पड़ गया यानी CAA पड़ गया। इसमें कुल 391 यानी 391 वोट इसके पक्ष में पड़े थे। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो विपक्ष में कुल 80 वोट और पक्ष में कुल 391 वोट पड़े थे, और पक्ष में वोट ज्यादा होने के कारण इसे पास कर दिया गया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में वोट कितने पड़े थे? तो लोकसभा में कुल 311 वोट पक्ष में पड़े थे। याद रखिए 311 वोट जो है लोकसभा में पक्ष में पड़े थे। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो राज्यसभा में 125, लोकसभा में 311 और राज्यसभा में 125 वोट जो है वो पक्ष में पड़े थे यानी फेवर में पड़े थे। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल में कितने अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकता प्रदान की जाने की बात की गई है? तो इसमें कुल 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाने की बात की गई है। कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 6 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाने की बात की गई है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ चुके हैं उनको भारतीय नागरिकता दी जाने की बात की गई है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो इनको देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी यानी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रदान की जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हों। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो भारत में नागरिकता कई तरह से मिलती है। जन्म के आधार पर मिलती है, वंशानुगत यानी रक्त के आधार पर मिलती है, देशीकरण के आधार पर मिलती है, पंजीकरण के द्वारा मिलती है, या तो क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भी मिलती है। क्षेत्र समाविष्ट का अर्थ क्या हुआ? अगर भारत में किसी बाहर के किसी देश के किसी जगह को अगर भारत में मिला लिया जाए तो उसे भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो करेक्ट आंसर है कुल 6 बार अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में कब कब संशोधन हो चुका है? तो करेक्ट आंसर है मैंने कहा कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। तो 1986 में सबसे पहले से संशोधन हुआ, फिर 1992, 2003, 2005, 2015 और लास्ट में 2019 में। ये कुल मिलाकर 6 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट, NRC का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो NRIC का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड। ये ध्यान रखिए, NRC नहीं है, ये NRIC यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड, यानी जिनको रजिस्ट्रेशन किया जा सके, यानी जिसका NRC हो गया उनको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड का नाम नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड रखा गया है। नेक्स्ट, ILP का पूर्ण रूप क्या है? तो ILP का पूर्ण रूप है इनर लाइन परमिट। आपको बता दूं कि ILP व्यवस्था के तहत संरक्षित राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम को CAA के बाहर रखा गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित राज्य संपूर्ण मेघालय, मिजोरम तथा असम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को CAA से बाहर रखा गया है। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट का अर्थ होता है एक परमिट यानी कि एक अनुमति, यानी कोई अगर व्यक्ति उस राज्य में या तो उस जगह पे बाहर से आ रहा है तो यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति प्रदान करता है, ये ILP। नेक्स्ट, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो करेक्ट आंसर है 5 साल। पहले ये अवधि 11 साल थी, यानी 11 साल से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, बट अब ये घटाकर 5 साल कर दिया गया है CAA के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति के मोहर लगने से पहले इसका नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बाद में इसका नाम बदलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया, यानी बाद में CAB से बदलकर CAA हो गया। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यक नागरिक को वोट देने का फैसला यानी नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो कुल 3 देशों को शामिल किया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की बात की गई है इस CAA के अंतर्गत। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो राज्यसभा में कुल 220 वोट पड़े थे इस नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत। नेक्स्ट, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो विपक्ष में कुल 95 यानी 95 वोट पड़े थे। ध्यान रखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, जबकि नागरिकता संबंधित कानून बताने के बारे में अनुच्छेद 11 में बताया गया है। दोनों में कंफ्यूज मत हुई है। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करना हो तो इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान में बताया गया है? तो हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्विज। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्विज का प्रश्न है। हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। मैं टोटल 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा और होप कि आप 5 का 5 उत्तर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं क्विज की। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न, NRC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम, मेघालय, त्रिपुरा या गोवा? नेक्स्ट प्रश्न, ILP यानी इनर लाइन परमिट को किस राज्य में लागू किया गया है? इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि कितने राज्यों में ILP लागू है। नेक्स्ट,
CAA को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि NPR जनगणना के लिए भारत में विदेशी व्यक्तियों को कितने दिनों तक रहना अनिवार्य है? यानी मैंने बताया कि NPR में केवल भारतीय नहीं विदेशी व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा, बट इसके लिए एक विदेशी व्यक्ति को कितने दिनों तक भारत में रहना अनिवार्य है? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, CAA को किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की गई है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के वायलेंस की बात की गई है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 16? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिए कि आपको और अच्छी वीडियोस में कैसे ला पाऊँ, क्या क्या कमी है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ और आपके सजेशन और फीडबैक को फॉलो कर पाऊँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।